नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंदर जो डेप्रिसिएशन टॉपिक है आपका, उसको हम लेकर आए हैं। डेप्रिसिएशन संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए, सबसे पहले उन पर नज़र डाल देते हैं हम। जूनियर अकाउंटेंट 2015-16 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन, वार्षिक विधि के तहत एन्युटी मेथड के तहत मूल्यह्रास की राशि होगी, सभी वर्षों के लिए स्थिर रहेगी, हर साल बढ़ती है, हर साल घटती है, वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसका उत्तर हम जानेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे। निम्न में से मूल्यह्रास लेखांकन की विधि है कौन सी? इसमें से है कुल लागत विधि है, मूल लागत विधि है, रिक्तीकरण इकाई विधि है या लागत मूल्य विधि है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है डेप्रिसिएशन के संबंध में? क्या डेप्रिसिएशन एक लाभों के प्रति प्रभार है? आज का प्रावधान जो है प्रबंधकीय विकल्प पर निर्भर करता है। आज लाभों का विनियोजन है। आज केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो। इनके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर। देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा है आपका 15-16 में ही, एक हास्यमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? कुछ कारण हमें दिए हुए हैं, उनमें से सही उत्तर को हमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यह्रास लेखांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? उसके संबंध में कुछ बातें हमसे पूछी गई है, उसमें से कौन सा सही नहीं, वो ऑप्शन में चयन करना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की जो भी वैकेंसी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्कूल लेक्चरर 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, खानों, तेल को तथा खदानों के लिए मूल्यह्रास की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इनमें से सही विधि जो है हमें चुननी है। एक क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपको घटती हुई शेष पद्धति के आधार पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हास लगाने के बाद किसी संपत्ति का मूल्य 3,53,660 आता है तो उसकी मूल कीमत क्या होगी, उसको हमें ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्कूल लेक्चरर 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा, इन विच मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन असेट्स कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ टू द जीरो, जीरो पे नहीं आती है, वो कौन सा मेथड है उसको हमें चुनना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम जो है इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़े उससे पहले हम कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं। कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो गया तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम इजीली दे देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जो बेसिक जो है कभी बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है कि डेप्रिसिएशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, तो ये ध्यान रहे लैटिन शब्द है डिप्लेशन, वहां से आपकी मूल्यह्रास जो है डेप्रिसिएशन की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, इसके मीनिंग की हम बात करें तो यहां पर कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने से पहला कि किसी भी डेप्रिसिएबल फिक्स्ड असेट्स की बुक वैल्यू के अंदर कमी आना, वो कमी जो होती है वो क्या होनी चाहिए? स्थायी होनी चाहिए, और साथ ही साथ लगातार कमी आनी चाहिए। और वो कमी जो है वो किन कारणों से आ सकती है? उस संपत्ति का निरंतर उपयोग करने से आ सकती है, उस संपत्ति की अगर कोई लीगल राइट्स है तो वो एक्सपायर हो जाए उनके कारण से आ सकती है, या टाइम निकलता जाता है, नई टेक्निक आ जाती है, इससे अप्रचलन जो होता है उसके कारण हो सकता है। तो इन कारणों से और कोई अन्य कारणों से जिसमें संपत्ति का जो है बुक वैल्यू में कमी आए, और ये कमी की क्या विशेषता होनी चाहिए? 2 परमानेंट होनी चाहिए और जो है लगातार होनी चाहिए। किसमें? स्थायी संपत्तियों के अंदर, तब वो क्या कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन बेसिकली डेप्रिसिएबल फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगता है और उसकी बुक वैल्यू के अंदर किस प्रकार की कमी हो, स्थायी और लगातार होनी चाहिए, और कारण जो है उसका निरंतर उपयोग करना, कानूनी राइट्स खत्म होना, समय बीतना, अप्रचलन, नवीन तकनीक का आना, इनसे होना चाहिए, वो मूल्यह्रास कहलाएगा। अब मूल्यह्रास क्यों चार्ज करना चाहिए, उसके पीछे कौन सी कंसेप्ट वर्क करती है, तो उसके पीछे हमें ये पता होना चाहिए। जो मैचिंग कंसेप्ट है आप अकाउंटिंग की, वो वर्क करती है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है कि जिस वर्ष से संबंधित आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसी वर्ष से संबंधित उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि स्थायी संपत्तियों का उपयोग हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करते हैं और उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हम उसको सेल्स के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। अब उससे संबंधित हमने उस संपत्ति का उपयोग किया और संपत्ति का उपयोग करने से उसके मूल्यों में कमी आई है और कमी वो स्थायी प्रकृति की है, तो उस केस में उससे जितनी कमी आई है वो मूल्यह्रास के रूप में हमें उसी वर्ष के लाभों में से चार्ज करनी
होगी, चाहे कंपनी को या किसी संस्था को उसको लाभ हो अथवा नहीं हो, ये एक प्रकार से एक चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना होगा कि उसे हमें मैचिंग कंसेप्ट के कारण उस रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करना होगा। तो ये मैचिंग कंसेप्ट इसके पीछे का वर्क करती है। दूसरा यहां पर एक गोइंग कंसर्न जो आपकी एजम्पशन है उसका भी वर्क करती है। कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है कि स्थायी संपत्तियों की एक जो है एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, और उस एक्सपेक्टेड लाइफ में उसकी मूल्यों को हमें क्या करना होता है, एलोकेट करना होता है। तो वो जो मूल्य जो है उसका एलोकेट कर रहे हैं वही क्या है, डेप्रिसिएशन के रूप में होता है। तो ये यहां से पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन जो है एक प्रभार के रूप में है, एक स्थायी प्रभार होता है, एक एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। दूसरा, डेप्रिसिएशन के संबंध में क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के पीछे। देखिए, यदि हम प्रॉपर रेवेन्यू के अगेंस्ट में उस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे तो एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहला यही है कि जो है एक करेक्ट प्रॉफिट को या लॉस को प्राप्त करना। दूसरा, हमारी संपत्तियां, यदि डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे तो संपत्तियां जो है सही मूल्य पर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में दिखेगी, तो फेयर जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट दिखेगा। तीसरा, हम एक राशि, बेसिकली जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए कोई पैसा हमें कोई बाहर देना नहीं पड़ता, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो परंतु हम इसको चार्ज करते हैं। अब चार्ज करते हैं एक फंड के रूप में, ये राशि हमारे प्रॉफिट से क्या होती है, कलेक्ट होती जाती है। और जब ये कब तक करते हैं, जब तक वो संपत्ति जो है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म नहीं हो जाती। तो वहां पर जब वो लाइफ खत्म होगी तो नई असेट जब खरीदेंगे तो उसके लिए हमारे लिए फंड तैयार रहेगा। तो एक प्रकार से ये एक्यूमुलेटेड फंड प्रिपेयर करता है रिप्लेसमेंट करने के लिए असेट्स का। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है। और एक उद्देश्य होता है कि असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चूंकि हम उन स्थायी संपत्तियों का उपयोग हमारे जो है वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं, तो उसके जो डेप्रिसिएशन का जो राशि है वो भी एक प्रकार से हमारा खर्चा है, और खर्चे का उसकी वस्तु की लागत में उसको जोड़ना जरूरी है ताकि हम सही लागत का निर्धारण कर सकें। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जिनके कारण से हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करके हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर कॉस्ट ऑफ असेट्स। भाई डेप्रिसिएशन की राशि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ असेट। अब कॉस्ट ऑफ असेट्स यहाँ पर हमारे लिए क्या हो सकती है, तो यहाँ जाने कि यदि हमने कोई मशीनरी बाय की है तो मशीनरी को बाय करने की लागत जो है, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर रेडी टू यूज लाने तक के जितने भी खर्चे हैं वो सब इसके अंतर्गत ऐड हो जाएंगे, चाहे वो इंस्टॉलेशन चार्ज हो, चाहे मशीनरी को लाने के लिए मजदूरी चुकाई हो, व्हाटएवर। जब तक वो रेडी टू यूज नहीं आ जाए, कोई प्लांट भी परचेज किया रेडी टू यूज नहीं आ जाए, तब तक के सारे खर्चे इसकी कॉस्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे, वो कॉस्ट ऑफ असेट्स कहलाएगी। दूसरा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी। देखिए, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होती है, एक मशीन जब या प्लांट हम खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है 5 साल, 8 साल, 10 साल। उस तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे संस्था के लिए वस्तु सेवा को उत्पादन के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो एक तो उसकी लाइफ होती है, और दूसरा एक प्रोडक्शन का भी हम बेस ले सकते हैं कि भाई एक मशीन हमने खरीदी तो वो अपने जीवन काल में इतना फला प्रोडक्शन, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगी। तो दोनों ही तरीके से हम एस्टिमेटेड लाइफ को क्या कह सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि कोई संपत्ति हमने कोई मशीनरी हमने खरीदी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में उपयोग किया, हमने कहा कि 5 साल तक ये मशीन चलेगी, या उसका लीगल राइट से 5 साल तक ही है हमारे पास, वो खत्म हो गया, उसके बाद वो मशीनरी जो है उसको मार्केट में बेचने से कोई राशि प्राप्त होती है तो वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। तीसरा, एक नेक्स्ट फैक्टर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि मशीनरी जब हम उसका उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे उपयोग करने से उसमें जो वियर एंड टेयर के एक्सपेंसेस होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, परंतु जो रिपेयर मेंटेनेंस के जो बड़े खर्चे होते हैं जो कि उसकी मशीनरी की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, तो उस प्रकार के खर्चों को हम क्या करते हैं, उस मशीनरी की कॉस्ट में वापस या उस असेट्स की कॉस्ट में हमें ऐड करना होगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका चांसेस ऑफ ऑफस्लो स्किन। देखिए कुछ संपत्तियां इस तरीके की होती है, कुछ मशीनरी ऐसे होती है कि वो आउटडेटेड जल्दी हो जाती है,
तो हमें डेप्रिसिएशन की राशि भी उसी तरीके से डिटरमाइन करनी चाहिए। जो असेट्स जल्दी जो है ऑब्सोलेट हो सकती है, तो उसके स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन की राशि जो है वो ज़्यादा चार्ज करनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए, जो कि डेप्रिसिएशन की राशि को प्रभावित करते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक चर्चा कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते हैं हम। अब रिकॉर्डिंग करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। देखो, दो चीजें, मेथड्स अलग होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या डेप्रिसिएशन के जो मेथड है वो दो अलग अलग है। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड अलग है और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड अलग है। तो यहाँ पर हम एक तो क्या कर सकते हैं कि उस फिक्स असेट्स के अगेंस्ट चार्ज कर लेते हैं, और दूसरा हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो दोनों तरीके यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं तो उनको कर लेते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो था वार्षिक विधि के संबंध में था, एन्युटी मेथड के संबंध में था, तो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करके फिर सोल्व करेंगे। और मूल्यह्रास की लेखांकन की विधि अभी तो हमने डिस्कस नहीं की है, तो हम इसको बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, डेप्रिसिएशन जो है लाभों के प्रति एक प्रभार है। डेप्रिसिएशन का प्रावधान जो है प्रबंध की विकल्प पर निर्भर करता है। क्या है, लाभों का विनियोजन है। हाश केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हमें क्या करना होता है, चाहे लाभ हो अथवा नहीं हो, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो यहाँ सीधा सीधा उत्तर जो है आपका, डेप्रिसिएशन लाभों के प्रति क्या है, एक प्रभार है, एक चार्ज है। ये सीधा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मैं जब आपको बता रहा था कंसेप्ट डेप्रिसिएशन की, तभी मैंने बता दिया कि प्रॉफिट हो न हो, ये रेवेन्यू के अगेंस्ट हमें चार्ज करना है, तो करना है, मैचिंग कंसेप्ट कहती है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक क्वेश्चन दूसरा है कि एक हासमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है, ऑब्सोलेशन कब हो सकता है। उसके कुछ पॉइंट दिए हैं कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हमारी क्या होती है, मशीन आउट ऑफ डेटेड चली जाती है। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि हमारा सुधार हो गया, तो वो भी एक प्रकार से मशीनरी के आउटडेटेड का संकेत है। उत्पादन या सेवा के लिए बाजार की मांग में, मार्केट की डिमांड ही चेंज हो गई, तो हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और उस प्रोडक्ट के लिए हमें कोई मशीनरी लिए, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आउटडेटेड हो जाएगी। और वैधानिक या कोई लीगली कोई रेस्ट्रिक्शन लग गए, तो ये सारे ही जो रीजन है वो क्या है, ऑस्लो-स्किन के रीजन है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो डी उत्तर है वो आपका सही होगा, जिसके अंदर आपके चारों पॉइंट कवर होंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, मूल्यह्रास लेखांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, फॉल्स क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ने एग्जाम पूछा। देखो क्वेश्चन समझे, मूल्यह्रास एक परिशोधन व्यय है। हाँ, एक वित्तीय वर्ष में हानि की स्थिति में मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जा सकता। देखिए, यह क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन था उसी को रिपीट किया है, थोड़ा ऑप्शन चेंज किया है। एक वित्तीय वर्ष में हानि की स्थिति में मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि मूल्यह्रास एक जो है चार्ज है, प्रभार है, और प्रभार जो है चाहे हानि हो या चाहे लाभ हो, हर कंडीशन में अप्लाई होता है, चार्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही उत्तर जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तीनों ही क्वेश्चन जो है मेथड पर आधारित है। अब हम पहले मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम वापस से इन क्वेश्चंस पे आएंगे। आइए, कुछ मेथड्स जो है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए जो फेमस मेथड है वो दो मेथड है। एक तो आपका SLM विधि जो स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, और दूसरा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV जिसे आप कहते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो क्या कहता है कि असेट्स की जो कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, उसके एस्टिमेटेड लाइफ पर एक समान बांट देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ असेट्स और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू उसको लेस कर दीजिए और यूजफुल लाइफ उसमें डिवाइड कर लीजिए, और एक ही राशि आएगी, वो उसकी पूरी लाइफ में एक जैसी चार्ज होगी। यानी कि इसका जो अगर हम चार्ट देखें तो किस तरीके से बनता है उस लाइफ ऑफ मशीन के अंतर्गत एस्टिमेटेड लाइफ में, इस तरीके से वो चार्ज होता है ना। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन की एक ही राशि चार्ज होगी, और किसके ऊपर चार्ज होती है, उसकी बुक वैल्यू पर, उसकी कॉस्ट पर, मूल लागत पर उसकी चार्ज होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो डेप्रिसिएशन के साथ जो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं, परंतु धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। परंतु ये विधि जो है इस प्रकार के खर्चों को एक समान नहीं बांटती है, वो पूरी की पूरी राशि जो है डेप्रिसिएशन की एक जैसी रखती है। हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में कम होते हैं रिपेयर्स के खर्चे, पर लेटर ऑन ज़्यादा होते हैं।
है ना। तो रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे इस विधि के अंतर्गत बराबर रूप से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये किसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट से डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। तो यहाँ की सूटेबिलिटी क्या है एसएलएम की, कि ये वहां पर उपयुक्त होती है जहां मरम्मत और रखरखाव के व्यय जो है कम होते हो, और अप्रचलन ऑब्सोलेट स्कीम की संभावना जहां ज्यादा भी कम हो, वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हो। क्योंकि जहां ऑब्सोलेट स्कीम की संभावना ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वहां पर अधिक राशि जो है डेप्रिसिएशन के ऊपर चार्ज कर लेनी चाहिए। तो वो विधि कौन सी है, वो आपकी WDV, जो स्टार्टिंग में क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है, वो बात करेंगे हम इसके बारे में। नेक्स्ट है ये कहां पर फर्नीचर, कॉपीराइट और पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है वहां पर इस विधि का उपयोग ज्यादा किया जाता है। डीमेरिट्स क्या है इसकी, डीमेरिट्स पहली डीमेरिट्स यही होगी कि रिपेयर और मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं स्टार्टिंग में कम होते हैं, एंडिंग में ज्यादा होते हैं, परंतु ये इन खर्चों को बराबर रूप से नहीं बांट पाता है ना। तो ये इसकी एक डीमेरिट्स हो गई। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, हमने संपत्ति डेप्रिसिएबल एसेट्स को बाय करने के लिए अगर कोई कैपिटल लगाई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका है तो वो इसको कंसीडर नहीं करता है। तो कुछ इसके सूटेबिलिटी है, कुछ इसकी ड्रॉबैक्स है, दोनों ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। WDV मेथड क्या कहता है, जिन संपत्तियों का जीवन काल लंबा हो, जिसका लाइफ ज्यादा हो, वहां पर क्या करना चाहिए, WDV मेथड उपयोग में लिया जाना चाहिए। और संपत्तियों के पुराने होने पर मरम्मत में बढ़ता हो, बिल्कुल रिपेयर मेंटेनेंस जहां बढ़ते हैं वहां पर इस विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में यहां पर डेप्रिसिएशन की राशि जो होती है वो ज्यादा होती है, और धीरे धीरे इसकी डेप्रिसिएशन की राशि क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और अप टू द लास्ट उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कंप्लीट होने तक भी जो है राशि डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज होती जाती है, मतलब जीरो नहीं होती है इस विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक ऐसी विधि है जहां पर डेप्रिसिएशन जो है ऑल ओवर, जो मतलब पूरे जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है असेट्स की, वो बराबर बढ़ती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की राशि ज्यादा होती है, परंतु हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे कम होते हैं, और एंडिंग में डेप्रिसिएशन की राशि जो होती है वो कम होती जाती है और रिपेयर्स मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है वो बराबर रूप से, एक समान रूप से जो है टोटल चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करती जाती है। और ये कहां पर सूटेबिलिटी होती है, जैसे भवन, संयंत्र, मशीनरी, यहां पर इस विधि का उपयोग, जहां जिस संस्था में सबसे ज्यादा है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बड़ा टास्क का काम है, क्योंकि हर साल क्या होती है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर कोई असेट है 1 लाख की और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इस साल अगर हमने 10% डेप्रिसिएशन 10,000 लगा दिया तो अगले साल उसकी वैल्यू जो है स्टार्टिंग कितनी हो जाएगी, 90,000, और उसके ऊपर यानी ये वैल्यू जो कहलाती है 90,000, वो क्या WDV वैल्यू होगी, और इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अगेन 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते, तो अगले साल वापिस से 9,000 इसमें से लेस हो जाएगा, और जो 81,000 है वो WDV वैल्यू हो जाएगी, और 81,000 पे वापिस से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और दूसरा, टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू राइट ऑन एन असेट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें मतलब आप एंड ऑफ द लाइफ उस मशीनरी के तब तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की राशि निकलती है, जब तक हम उसके जो अमाउंट जो है परसेंटेज उसका नहीं बढ़ाएंगे, तब तक डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये चलती रहती है, वो एक लंबा टाइम लेती है इसको जीरो होने में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ये इसको भी कंसिडर दोनों ही विधियां नहीं करती है, इन दोनों को जो इसके बाद जो विधि है एन्युटी मेथड, वो इस जो है पॉइंट को कंसिडर करती है। नेक्स्ट एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड जो है वो बेसिकली ये कैपिटल इन्वेस्टेड हुई है हमारी किसी संपत्ति को खरीदने में, उसके ऊपर जो ब्याज की राशि है उसको ये कंसिडर करती है, ठीक ना। ये दोनों विधियों का ओवरकम है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस विधि में संपत्ति में विनियोजित क्रय लागत पर जो ब्याज है उसको ध्यान में रखा जाता है, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और हर साल जो ब्याज है वो किसके ऊपर लगता है, संपत्ति के प्रारंभिक जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर लगाया जाता है। और ये विधि कहाँ उपयोग में ली जाती है, जो कि आपके लीजेज जो उसके ऊपर जो हमने कोई मशीनरी या असेट्स प्लांट वगैरह लिया है, तो वहां पर इसका जो है सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं राशि, तो उसके ऊपर हर साल हमें ब्याज भी चुकाना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर जो है जो इसकी वैल्यू है डेप्रिसिएशन की, वो क्या होती है, समान ही रहती है, क्योंकि हम एक प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर इसकी एक रेट पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और हर वर्ष जो है उसकी जितनी लाइफ है उसमें एक समान रूप से हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ये भी एक एक्सेलरेटिंग मेथड है, जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन की राशि होती है वो ज्यादा होती है, और धीरे धीरे लेटर ऑन जो है वो डेप्रिसिएशन की राशि जो है कम हो जाती है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, वो इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। देखिए ये विधि जो है बेसिकली प्रोडक्शन, जो मशीन है वो जो प्रोडक्शन पे फोकस करती है। एक मशीन हमने बाय की और वो पर्टिकुलर एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है, तो उस केस में हम इस विधि का उपयोग करके डेप्रिसिएशन की राशि निकाल सकते हैं, क्योंकि उस मशीन की एक रेंज होगी कि भाई वो उसके लाइफ में टोटल प्रोडक्शन इतना कर सकती है और हर साल जो प्रोडक्शन कर रही है उसके आधार पर हम डेप्रिसिएशन की राशि इसमें निकालते हैं। तो ये उन संस्थाओं के लिए उपयोगी होगी जहां पर जो है मशीनरी जो है उसका उपयोग प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और वहां पे स्पेसिफिक यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन होता है उस प्रोडक्ट का। फिर है नेक्स्ट डिप्लेशन मेथड, जो रिक्तीकरण विधि है। ये विधि उन जो है संपत्तियों के लिए उपयोग में ली जाती है जो कि क्षयी संपत्तियां होती है, जैसे यहाँ पर से ऑयल, गैस, टिम्बर वगैरह है, ये क्या होती है, जिनका फिजिकल डिटरेशन होता रहता है, तो उस केस में डिप्लेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहां पर हमें एक दो चीजें और ध्यान रखनी होगी। डेप्रिसिएशन के नाम से हम जैसे अमोर्टाइजेशन भी यूज किया जाता है। अमोर्टाइजेशन जो है बेसिकली इंटेंजिबल जो असेट्स होती है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और जो टेंजिबल असेट होती है स्थायी संपत्तियां मूर्त रूप से, तो वहां पर जो चार्ज किया जाता है वो आपका मूल्यह्रास जो है डेप्रिसिएशन का नाम लिया जाता है। आइए अब हम जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं वो पहले सोल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड से क्वेश्चन आया था आपका कि वार्षिक विधि के तहत मूल्यह्रास की राशि, जैसे हमने बात की, यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जो है राशि जो है सभी वर्षों में क्या होती है, फिक्स होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से मूल्यह्रास लेखांकन की विधि, हमने जो भी डिफरेंट मेथड डिस्कस किया उसमें आप चेक कर सकते हैं। कुल लागत विधि ये हमने नहीं देखा, मूल लागत विधि ये नहीं देखा, लागत मूल्य विधि ये नहीं देखा, बट डिप्लेशन मेथड रिक्तीकरण विधि को हमने देखा है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो भी क्षयी संपत्तियां होती है जैसे ऑयल, गैस वगैरह, टिम्बर जो होती है, इनका हम क्या करते हैं, जिसका फिजिकल डिटरेशन होता है, उन संपत्तियों के ऊपर डिप्रेशन चार्ज करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चौथा पांचवा दोनों ही हो चुके थे। जैसे छठा क्वेश्चन देखते हैं, खानों, तेल को तक खदानों। देखो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट किया हुआ है डिप्रेशन मेथड का, रिक्तीकरण विधि। देखिए अब इनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, सीधे आंसर आ जाना चाहिए आपका रिक्तीकरण विधि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 8 नंबर को। इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन असेट्स कैन नॉट बी राइटन ऑफ टू जीरो, मतलब जीरो तक नहीं जाती। हम जानते हैं कि ये WDV मेथड जो हमने अभी देखा वो जीरो तक एक लंबे समय डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी हमें हमारा पर्सनल बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको जीरो पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड जो है उसे हम कहेंगे। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपको WDV मेथड से पूछा गया है कि 10% वार्षिक दर से हमने 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 3 साल तक बाद जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3,93,660 रुपये आई। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसकी मूल वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते तो कितना % चार्ज किया, 10% चार्ज किया। माना कि हमने 100 रुपये अगर वैल्यू 10% चार्ज किया, है ना। फिर उसके बाद 100 में से 10% किया तो कितना बचा, 90। तो फिर देन रिजल्टिंग कितना % चार्ज किया, 9% चार्ज किया। फिर उसके बाद 90 में से 9% किया, कितना बचा, 81%। अब इसका मतलब कितना चार्ज किया, 8.1%। तो हम कहेंगे 10 और 9 19, 19 और एक 20 और एक 27.1, यानी इतना डेप्रिसिएशन हम उसके ऊपर चार्ज कर चुके हैं। यानी 3,93,660 रुपये जो हैं वो 100 में से आप 27.1 लेस कर दें और देन उसके बाद इसमें डिवाइड कर लें आप, तो जो वैल्यू आ जाएगी इनटू 100 कर दें, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इसकी मूल वैल्यू कहलाएगी। देखिए कैलकुलेटर मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको शो हो जाए इसमें, $3,93,660 डिवाइड बाय 100 माइनस 27.1 करेंगे तो 72.9 इंटू 100 यानी 5,40,000 आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5,40,000 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो, 5,40,000 के ऊपर सबसे पहले आप चार्ज करें 10%, 54,000 लेस करें। 54,000 लेस करने के बाद आपकी जो वैल्यू होगी 486 वापस से आप 48,600 लेस करेंगे, देन वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन आप देखें
और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अब पोटेंशियल क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया, अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द राइटिंग ऑफ। देखो अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो इंटेंजिबल वो डेप्रिसिएशन जो है अमोर्टाइजेशन कहलाता है। WDV मेथड इज स्पेशली यूजफुल, किसके लिए यूजफुल होता है, हम जानते हैं WDV जो है सुटेबल होता है मशीनरी वगैरह जब यूज करते हो आप, उसके लिए फर्नीचर हो गया उनके लिए ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक है, लैंड है, लीज प्रॉपर्टी और फर्नीचर है। तो फर्नीचर पे तो हम कहेंगे SLM का उपयोग किया जाए, और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें हम या तो अगर यहाँ कुछ क्योंकि लैंड पे तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते नहीं है, लाइव स्टॉक्स हैं, लाइव स्टॉक्स पे नहीं, फिर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो अगर हम आंसर लगाना चाहे तो फिर हमें फर्नीचर पे ही लगाना होगा, क्योंकि अगर मशीनरी प्लांट वगैरह होता तो वहाँ लगाते हैं। और लीजेस के लिए हम कहते हैं एन्युटी मेथड जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। और इफ़ द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस आर कंपेयर्ड द मेथड विच प्रोवाइड्स इक्वल चार्ज। देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन भी किया पहले कि जब हमारा डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस को कंपेयर करें हम, तो कौन सा ऐसा मेथड है जो इन दोनों को, दोनों राशियाँ जो है टोटल चार्जेस को बराबर बराबर उसके एस्टिमेटेड लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो WDV मेथड होता है। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक को कंप्लीट मतलब ड्रॉप यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इसके अंदर सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। चलिए धन्यवाद आपका।